इस आशुलिपि प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन। मैं चरणजीत वर्मा आज आपको आशुलिपि में गति कैसे बढ़ाएं इसके ऊपर चर्चा करूंगा। आज का विषय स्टेनोग्राफी यानी आशुलिपि पर है कि हमने अपनी आशुलिपि की गति को कैसे बढ़ाना है। सबसे पहले आता है कि आप जब आशुलिपि लिखते हैं आपके बैठने का पोस्चर कैसे होना चाहिए। दो स्थितियां हैं हमारे पास। एक व्यक्ति झुका हुआ बैठा है आरामदायक स्थिति में, एक व्यक्ति सीधे बैठा हुआ है। तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं किस स्थिति में बैठ के आप अपनी गति को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आपके बैठने का पोस्चर सही होना चाहिए, यानी जिस टेबल और कुर्सी का आप उपयोग करते हैं वो स्थिति आपके लिए ज्यादा आरामदायक ना हो, यानी आपकी कमर सीधी हो, आपकी कोहनियां ना शरीर से ज्यादा टच होनी चाहिए ना बाहर होनी चाहिए। नोटबुक आपकी टेबल के ऊपर सही ढंग से रखी होनी चाहिए ताकि आपको लिखने में कहीं दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले होता है कि आपके बैठने का पोस्चर सही होना चाहिए। यदि आपके बैठने का पोस्चर सही है तो प्रारंभ से लेके गति बढ़ाने तक आप सही ढंग से लिख सकते हैं। अगर आप सही ढंग से लिख सकते हैं तो धीरे धीरे अपनी गति भी बढ़ा सकते हैं। और दूसरा आता है कि आपने एक शॉर्ट एंड नोटबुक का प्रयोग करना है, यानी आपने आम कोई नोटबुक नहीं प्रयोग करनी है, एक शॉर्ट एंड नोटबुक प्रयोग करनी है ताकि आपको आशुलिपि लिखते वक्त किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। और उस शॉर्ट एंड नोटबुक में दूसरा आ जाता है कि आपने बीच में लाइन लगानी है। बीच में लाइन लगाने का आपको एक फायदा होता है कि आपको अपने पूरे हाथ को, हथेली को आगे पीछे करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ लिखने के वक्त अपनी उंगलियों को ही चलाते हैं, तो उस स्थिति में आप जल्दी से जल्दी लिख सकते हैं। तो शॉर्ट एंड नोटबुक में आपने बीच में लाइन लगानी है। तीसरा आता है कि जब आप नोट लिखते हैं या अभ्यास करते हैं या डिक्टेशन लिखते हैं तो उस डिक्टेशन में आपके ने नोटबुक का लेफ्ट से कोने मोड़ के रखने हैं ताकि जब भी आपका पहला पेज कंप्लीट हो जाता है अगले पेज में जाने के लिए आप उसी मुड़े हुए कोने से आसानी से दूसरे पेज में जा सके। यानी जब आप नोटबुक के बीच में लाइन लगाते हैं, राइट साइड में टाइप करना, राइट साइड में लिखना शुरू करते हैं, तो जैसे ही आपको मौका मिलता है, लास्ट तक लिखने के लिए इंतजार मत कीजिए, जैसे ही आपको मौका मिलता है आपने पेज को पलट देना है। उससे यह होगा कि जहां वक्ता बोलता रहेगा तो आपके शब्द नहीं छूटेंगे, लेकिन अगर आप लास्ट तक लिखेंगे तो संभवतः आपके शब्द छूटने का डर रह सकता है। तो इसलिए जैसे ही वक्ता को थोड़ा विराम चिन्ह के ऊपर यदि स्पेस मिलता है आपको, आप फौरन ही पेज चेंज कर सकते हैं। अगला आता है एक आपने अच्छी शॉर्ट एंड पेंसिल का प्रयोग करना है। जब आप एक अच्छी शॉर्ट एंड पेंसिल का प्रयोग करते हैं तो आपको रेखाओं लिखने में आसानी होती है। और ये आपको तब पता चलता है जब आप लंबी लंबी डिक्टेशन या 10 मिनट के डिक्टेशन लिखते हैं तो लास्ट के 7 मिनट के बाद वो आपका जो पेंसिल है वो उसका जो आकृति है वो चेंज होना शुरू हो जाती है, अक्षरों की चेंज होना शुरू हो जाती है। वो पेंसिल से जरा आप अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपने एक शॉर्ट एंड पेंसिल का प्रयोग करना है। अगला है कि नोटबुक के आपने एक साइड लिखना है। तो ठीक है, सबसे पहले आपके बैठने का पोस्चर सही होना चाहिए। दूसरा है बेसिक चीज कि आपने एक शॉर्ट एंड नोटबुक का इस्तेमाल करना है और पृष्ठ के आपने पृष्ठ में लाइन लगानी है
पृष्ठ के कोने को मोड़ के रखना है, शॉर्टहैंड पेंसिल का प्रयोग करना है और शॉर्टहैंड नोटबुक के एक साइड ही लिखना है। ठीक है। अगला आ जाता है, प्रत्येक भाषा की आशुलिपि व्यंजन रेखाओं द्वारा लिखी जाती है। शुरू में एक रेखा की लंबाई दो पंक्तियों के बीच में जो अंतर होता है उसकी 2/3 लिखी जानी चाहिए ताकि रेखाएं सदी हुई लिखी जा सके। हल्की और गहरी रेखाओं का फर्क दिखना चाहिए जो एक अच्छी शॉर्टहैंड पेंसिल से ही आ सकती है। और बाद में धीरे धीरे जब आप शब्द चिन्हों, वाक्यांशों, संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करते हैं तब आपने उन रेखाओं की आकृति थोड़ी छोटी छोटी करते रहने चाहिए। यदि आप रेखाओं की आकृति यानी रेखाओं की लंबाई छोटी लिखेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ाने में वो आपकी मदद करेगा, क्योंकि जब आप रेखाएं लंबी लिखेंगे और आप गति से लिखेंगे तो उन रेखाओं की आकृति 6 या 7 मिनट की डिक्टेशन के बाद बिगड़ना शुरू हो जाती है। यदि रेखाएं छोटी होंगी तो सधी हुई लिखी जाएंगी तो अंत तक उसकी आकृति नहीं बिगड़ेगी। तो आपने प्रारंभ करते वक्त एक रेखा की लंबाई 2 पंक्तियों के बीच में जो अंतर होता है उसका 2/3 लिखनी है और उसके बाद जैसे ही आप शब्द चिन्हों, वाक्यांश और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करते हैं आपने उन रेखाओं की आकृति, उनकी लंबाई थोड़ी कम करते जाना, छोटी करते जाना है, जो आपकी स्पीड बढ़ाने में मदद करेगी। किसी भी प्रणाली का आप प्रयोग करते हैं और उस प्रणाली के आपने शब्द चिन्हों, वाक्यांशों और संक्षिप्त शब्दों का अभ्यास अधिक से अधिक करना है। आप जितने अधिक शब्द चिन्ह, वाक्यांश और संक्षिप्त शब्द प्रयोग करेंगे आप उतना ही गति से लिख पाएंगे और इनका आपने बार बार अभ्यास करना है। जब आप इनका बार बार अभ्यास हो जाता है तो ये आपको शब्द चिन्ह याद हो जाते हैं और डिक्टेशन लिखते वक्त फिर आपको दिक्कत नहीं आती है। जितने आप अधिक से अधिक शब्द चिन्ह प्रयोग करेंगे, वाक्यांश प्रयोग करेंगे या संक्षिप्त शब्द प्रयोग करेंगे उतना ही आप गति से लिख पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। जब आप डिक्टेशन लिखते हैं तब आपने स्वरों का प्रयोग नहीं करना है, यानी कम से कम करना है। स्वरों का प्रयोग केवल 2 स्थितियों में करना है। एक, जब आपने बहुवचन का संकेत करना हो, जैसे लोग, लोगों। दूसरे, दूसरों। दूसरा, जब 2 शब्द चिन्हों, वाक्यांशों या संक्षिप्त शब्दों की रेखाएं एक जैसी आती है उनमें अंतर स्पष्ट करने के लिए आपने स्वरों का प्रयोग करना है। इसके अलावा कहीं भी स्वरों का प्रयोग आपने आशुलिपि में नहीं करना है। यदि एक आशुलेखक स्वरों का प्रयोग कम करता है तो वो तीव्र गति से लिखने में उसे आसानी रहेगी, उसकी आशुलिपि की गति बढ़ेगी। तो आपने साथियों आशुलिपि लिखते वक्त स्वरों का प्रयोग कम से कम करना है और मैं तो कहता हूं केवल 2 स्थितियों में करना है। एक, जब आपने बहुवचन का संकेत करना हो और दूसरा, जब आपने शब्द चिन्हों, वाक्यांशों या संक्षिप्त शब्दों में अंतर स्पष्ट करना है तब करना है। इसके अलावा आप स्वरों का प्रयोग मत कीजिए। यदि आप स्वरों का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप तीव्र गति से लिख पाएंगे, आप अपनी गति बढ़ा पाएंगे। चलिए अगला आता है कि एक आशुलेखक अपने आप में एक मास्टर होता है और जब आप अपनी गति बढ़ाने की कोशिश करते हुए डिक्टेशन लिखते हैं तो और उस डिक्टेशन के दौरान यदि कोई अनसिन शब्द आ जाता है तो कोशिश कीजिए कि उसको आपने उसी भाषा में
लिखने का प्रयास करें, और ताकि उस डिक्टेशन के बाद उसको आप आसानी से पढ़ सकें। चूंकि अब तक आप इसमें प्रवीणता हासिल कर चुके होते हैं, इसलिए अपने स्तर पर नियमानुसार शब्द चिन्हों वाक्यांशों को बनाते हुए उनका भी प्रयोग करें। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप की पुस्तक के अंदर जो शब्द चिन्ह दिए हुए हैं, जो वाक्यांश दिए हुए हैं, जो संक्षिप्त शब्द दिए हुए हैं, उनका तो आपने नियमानुसार प्रयोग करना ही करना है। इसके अलावा कोई अनशिन शब्द आ जाते हैं या आप अपने कोई वाक्यांश बनाते हैं, तो उन नियमों के अनुसार उनका आपने स्वयं प्रयोग करना है। अपने वाक्यांश या अपने शब्द चिन्ह भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप अपने वाक्यांश या शब्द चिन्ह प्रयोग कर रहेंगे नियमानुसार, तो आपको ज्यादा याद रहेंगे। वाक्य के अंत में जैसे किया गया है, की ओर गया है, लिखा गया है, करने लग गए हैं, कोशिश कीजिए इस तरह के वाक्यांशों को एक साथ लिखिए। अपने स्तर पर भी बनाइए इनको। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आप अपनी गति बढ़ाने में सक्षम होंगे। चलिए आगे चलते हैं। डिक्टेशन का अभ्यास करते समय या लिखते समय यदि कोई कठिन शब्द आ जाता है, तो डिक्टेशन की समाप्ति पर ऐसे शब्दों का बार बार अभ्यास करें, ताकि बाद में यदि यह शब्द आता है तो आपको याद रहेगा और आगे डिक्टेशन लिखने में आपको कठिनाई नहीं होगी। देखिए, जब आप अश्वलिपि लिखते हैं, कोई कठिन शब्द आ जाता है बीच में, जब कोई कठिन शब्द आ जाता है तो उस डिक्टेशन की समाप्ति के बाद ऐसे कठिन शब्दों की रेखाओं को आपने बार बार अभ्यास करना है, ताकि बाद में यदि वो शब्द आता है तो आपको याद रहे, आपको लिखने में आसानी रहे। इसके अलावा भी यदि आप कोई डिक्टेशन लिखते हैं, कोई ऐसा शब्द आ जाता है जिसकी आपके पास आउटलाइन नहीं है, तो उस डिक्टेशन के बाद उस शब्द की आउटलाइन बनाइए या अपनी पुस्तक में देखिए कि क्या आउटलाइन है और उसका बार बार अभ्यास कीजिए, ताकि बाद में यदि वो शब्द चिन्ह आता है या वो संक्षिप्त शब्द आता है तो आपको लिखने में कहीं कठिनाई ना हो। अब आ जाता है कि जब आप पूरे लेसन, पूरे पाठ आशुलिपि की थ्योरी के कर लेते हैं, अब आपने अपनी गति की तरफ ध्यान देना है। देखिए, यहां एक पिक्चर आ रही है जिसमें वो स्टेप स्टेप ऊपर अपनी ऊंचाई की तरफ जा रहा है। इसी तरह से आपने अभ्यास करना है, यानी आपने प्रारंभ करना है 40 की स्पीड से। 40 की स्पीड से यदि आप अभ्यास करते हैं तो 15 सेकंड के अंदर 10 शब्द आपको अभ्यास कर रहे होते हैं। और अगला स्टेप है कि अगली बार आपने 44 की स्पीड से अभ्यास करना है, फिर 48 की स्पीड से अभ्यास करना है, फिर 52 की स्पीड से अभ्यास करना है, फिर 56 से, फिर 60 से, फिर 64 से, फिर 68 से, फिर 72 से अभ्यास करना है, फिर 76 से, फिर 80 से, फिर 84 से, फिर 88 से, फिर 92 से, 96 से, फिर 100 से, फिर 104, 108, 112, 116, 120। आप सामने तस्वीर में देखिए कि एक एक स्टेप कैसे ऊपर चढ़ रहा है। तो आपने सिर्फ एक स्टेप कहां बढ़ाना है, 15 सेकंड के अंदर एक शब्द को बढ़ा देना है। जैसे आप 40 की स्पीड में 15 सेकंड के अंदर 10 शब्द लिखते हैं तो 40 की स्पीड बढ़ती है। यदि आप 15 सेकंड में 11 शब्द लिखते हैं तो स्पीड 44 की बन जाती है। तो इस तरह से 15 सेकंड के अंदर एक एक शब्द आपने बढ़ाते जाना है, और आप देखेंगे कि 3 महीने के अंदर ही आपकी गति 40 से 80 या 100 के बीच तक आ सकती है।
और ये गति तब आएगी जब आपको शब्द चिन्ह, वाक्यांश, संक्षिप्त शब्द याद होंगे। अगर पूरी तरह से आपको याद होंगे तो आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी गति को बढ़ा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि एक दिन 40 लिखी, अगले दिन 80 लिखूं और फिर 100 लिखूं, फिर 120 लिखूं, ऐसा संभव नहीं है। ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं, इसमें भी यदि एक व्यक्ति एक स्टेप से चौथे स्टेप पे आएगा तो नहीं कर पाएगा। यदि वो धीरे धीरे एक स्टेप चल रहा है तो अपनी ऊंचाई हासिल कर रहा है। इसी तरह से आपने भी ऊंचाई हासिल करनी है कि 15 सेकंड के अंदर एक एक शब्द बढ़ाते जाइए, तब आप अपनी स्पीड को बढ़ाते जाएंगे। हर हालत में आपकी गति बढ़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आशुलिपि का मतलब होता है जल्दी से जल्दी लिखना, अर्थात किसी भी भाषा की आशुलिपि जब आप लिखते हैं, आशु का मतलब होता है जल्दी से जल्दी, शीघ्रतम, और लिपि का मतलब होता है लिखने की विधि। और वो आशुलिपि बेस्ट है आपके लिए जब आप लिखने के बाद पढ़ सकें। यदि आप किसी शब्द का शब्द चिन्ह बनाते हैं, किसी वाक्य का वाक्यांश बनाते हैं और आप उसको नहीं पढ़ सकते, तो आपके लिए जंक कैरेक्टर है, वो जीरो है, बेकार है। यानी आशुलिपि लिखने के बाद पढ़नी भी है और पढ़ने के बाद लिप्यंतरण करना है उसका। मैंने बहुत सी डिक्टेशनें देखी हैं जिसमें लोग उसमें अनुवाद शब्द का प्रयोग करते हैं। मित्रों, साथियों, अनुवाद का मतलब होता है कि आप एक भाषा से दूसरी भाषा में लिखना, और उस अनुवाद में भाषा भी बदलती है, लिपि भी बदलती है। लिप्यंतरण होता है जिसमें भाषा वही रहती है, सिर्फ लिपि बदलती है। यानी आप शॉर्ट हैंड से यदि हिंदी में लिख रहे हैं तो देवनागरी में लिखेंगे, यदि अंग्रेजी की शॉर्ट हैंड लिख रहे हैं तो शॉर्ट हैंड से आप उसको रोमन में लिख रहे हैं। तो यहां भाषा नहीं बदल रही, यहां सिर्फ लिपि बदल रही है। इसको लिप्यंतरण कहते हैं। यानी जो आप शॉर्ट हैंड लिखेंगे उसका लिप्यंतरण भी करना है। यानी 5 मिनट की है तो आपने देखना है कि निर्धारित समय में आप उसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। 800 शब्द हैं, उसको लिप्यंतरण कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, और निर्धारित समय में करना है आपको। 100 शब्द हैं, 1000 शब्द हैं, उसमें 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई डिक्टेशन है, 10 मिनट की है, 1000 शब्द होंगे। आप उसको निर्धारित समय में लिप्यंतरित कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये अभ्यास भी आपको करना है लिप्यंतरण का। ये अभ्यास आप 5 मिनट से लेकर 12 मिनट तक कर सकते हैं। फिर उसको आपने टाइप भी करना है, इसका भी आपने बार बार अभ्यास करना है। चलिए साथियों, आगे चलते हैं। वो आप अपने टाइमर से कर सकते हैं, आप अपनी घड़ी से कर सकते हैं, लैपटॉप क्या कहते हैं, मोबाइल से कर सकते हैं। जो भी उपलब्ध साधन है आपके पास, उन आता है कि आपने स्व मूल्यांकन करना है आपने। यानी कहीं आप परीक्षा दे रहे हैं, यानी जिस भाषा की आप आशुलिपि कर रहे हैं, पहली चीज यहां आ जाती है इन नियमों को देखते हुए कि आपकी उसी भाषा में पकड़ अच्छी आनी चाहिए। यदि आपकी उस भाषा में पकड़ है तो वर्तनी से संबंधित आपकी गलतियां नहीं आएंगी। और जहां जिस भी परीक्षा को देने के लिए आप जाते हैं तो उस परीक्षा के लिए आपने अपना स्व मूल्यांकन करते उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। यानी आपकी यदि परीक्षा 80 शब्द प्रति मिनट से 10 मिनट की डिक्टेशन यानी 800 शब्दों की है, तो आपने जो अपना मूल्यांकन जो अपने घर में अभ्यास करना है वो 100 की स्पीड से करना है।
10 मिनट की है तो 12 मिनट का अभ्यास करना है। तो आपको उस परीक्षा में आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा उत्तीर्ण होने से। यदि आपकी परीक्षा 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हो रही है 10 मिनट की, तब आपने अपना अभ्यास लगभग 120 की स्पीड से करना है। और जब आप परीक्षा में देने जाएंगे तो आपको 100 की स्पीड ऐसे लगेगी पानी की तरह, आप आसानी से लिख पाएंगे। तो ये स्वयं मूल्यांकन आपने अपना करना है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अब जो भी आशुलिपि की परीक्षा दें अपनी पूर्ण तैयारी करके जाएं और उस परीक्षा के से 1 स्टेप 2 स्टेप ऊपर तक तैयारी करके जाएं। यानी आप 80 की स्पीड से तैयारी कर रहे हैं तो अपने अभ्यास 100 तक रखिए। यदि 100 की स्पीड से परीक्षा देने जा रहे हैं तो अपने अभ्यास 120 तक रखिए। 5 मिनट की डिक्टेशन है तो 10 मिनट के अभ्यास तक रखिए। 10 मिनट की डिक्टेशन है तो 12 मिनट के अभ्यास तक रखिए। इस तरह से आपने अपना स्वयं मूल्यांकन करना है। और जब आप अपना स्वयं मूल्यांकन करके चलेंगे तो मैं समझता हूं कि आपको उस परीक्षा में उत्तीर्ण करने से किसी की हिम्मत नहीं कोई रोक पाएगा। तो मित्रों, एक बार मैं फिर इसमें आपको इससे चर्चा करता हूं कि सबसे पहले आपके बैठने का पोस्चर ठीक होना चाहिए ताकि आप आशुलिपि लिखते वक्त आपकी टेबल और मेज के ऊपर आसानी से लिख सके। आपके बैठने का पोस्चर सही होना चाहिए। दूसरा, आपने शॉर्टहैंड नोटबुक का प्रयोग करना है। नोटबुक के बीच में लाइन लगानी है। नोटबुक के लेफ्ट कॉर्नर को मोड़ के रखना है और एक साइड टाइप करना है। तीसरा आता है, जब आप शॉर्टहैंड प्रारंभ करते हैं तो एक रेखा को सदैव तरीके से लिखना है। यानी 2 पंक्तियों के बीच में जो अंतर होता है एक रेखा की लंबाई, उन पंक्तियों के बीच में जो अंतर होता है 2/3 लिखी जाए। जब आप 2/3 लिखेंगे तो आपकी रेखाएं सधी हुई ले आएंगी। आपकी रेखाओं के ऊपर पकड़ अच्छी होनी चाहिए। रेखाओं की दिशाओं का ध्यान रखना है आपने। फिर आपने अधिक से अधिक शब्द चिन्हों, वाक्यांशों, संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करना है। यानी साथ के साथ जैसे जैसे लेसन चलते जाएंगे आपने उस लेसन से संबंधित शब्द चिन्ह, वाक्यांश और संक्षिप्त शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग करना है। स्वरों का प्रयोग आपने नहीं करना है। स्वरों का प्रयोग केवल 2 स्थितियों में करना है। जब बहुवचन का संकेत आता हो या 2 शब्दों 2 वाक्यांशों या संक्षिप्त शब्दों की रेखाएं एक जैसे से आती हैं तो उनमें अंतर स्पष्ट करने के लिए आपने स्वरों का प्रयोग करना है। फिर आपने अपनी गति बढ़ाने की तरफ स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना है। भाषा के ऊपर अपनी पकड़ जरूर बनानी है। यदि आपकी भाषा के अंदर पकड़ होगी तो आपकी वर्तनी से संबंधित गलतियां नहीं आएंगी। स्पीड बढ़ाने के लिए आपने 40 की गति से लेके स्टेप बाय स्टेप ऊपर होते हुए आपने अपनी गति को बढ़ाना है। और किसी भी परीक्षा से पूर्व आके आपने अपने आप को उसी तरह से स्वयं मूल्यांकन करते हुए अपने आप को तैयार करना है। मित्रों, इन नियमों का प्रयोग करते हुए आप अपनी गति आसानी से बढ़ा सकते हैं। और आप देखेंगे कि 3 महीने जहां आपको शॉर्टहैंड के व्यावहारिक तैयारी करने में लगे, वहीं आपको उसकी गति बढ़ाने में आपको 3 महीने का समय और लगेगा। और 3 महीने के अंदर ही आप 80 से लेकर 100 तक की गति बढ़ा सकते हैं। थ्योरी को समझिए, लेसन को समझें और फिर उसका प्रैक्टिकल करें।
अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपना स्वयं मूल्यांकन कीजिए। चलिए साथी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और सुझाव के लिए अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। सभी साथियों को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्ते। अगले अध्याय में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हिंदी आशुलिपि लिखते वक्त आप भाषा से संबंधित, व्याकरण से संबंधित, टाइपिंग से संबंधित जो आप अशुद्धियां आती हैं उनको कैसे ठीक करें। चलिए, अंत में एक बार फिर सभी साथियों को नमस्ते। जय हिंद।